सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कल तक फिनिश हो जाएगा पूरी तरह एंड हम अपने सारे टॉपिक्स फिनिश कर लेंगे। ठीक है। और हमने बहुत डिटेल में हर लेक्चर को कवर करा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। तो आप लोगों को जब आप सीबीटी में देने जाओगे, सीबीटी देने जाओगे, तो आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, हमने टॉपिक डिस्कस करा है। इस फ्री लेक्चर यूट्यूब सीरीज में जितने भी हमने एमएनएस की प्रिपरेशन करी है, मैंने अपना 100% आप लोगों को दिया है। हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। एंड कोई ऐसा हो जो सोच रहा हो कि यार हम बिना पढ़े चले जाएंगे सीबीटी देने, कोई लेक्चर स्किप कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं एंड 80 on 80 स्कोर कर लेंगे या 70 स्कोर कर लेंगे, 60 स्कोर कर लेंगे, 50 स्कोर कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है जब तक आपके बेसिक्स क्लियर ना हो, जब तक आपको जनरल इंग्लिश में टेंसेस की नॉलेज नहीं होगी, जीके में आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके में नहीं पता होगी, रीजनिंग में आपको पता नहीं होगा कि अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी दिन बचे हैं आप लोग लेक्चर्स देखो अच्छे से और अपने टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि यार सीबीटी में 80 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपकी मेरिट बननी होती है। एंड आप सोचो कि मैं कम नंबर ला के भी मेरिट में फिर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो नहीं है। चाहे वो आपका सीबीटी हो, चाहे आपका पैट हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका मेडिकल टेस्ट हो, आपको अपना 100% हर चीज़ में देना पड़ेगा, तभी आप जाके फाइनली सेलेक्ट होगे। एक भी चीज़ में आपने कोई भी दिक्कत करी या कोई भी आपसे ऊंच नीच हुई, तो वो एक तरीके से आपका पूरा सिलेक्शन खराब कर सकते हैं। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रही हूँ आप लोगों की, जितनी कर सकती हूँ। मैंने इंटरव्यू की वीडियो डाल दी है, मैंने पैड से रिलेटेड डाल दी है, मैंने मेडिकल फिटनेस बता दिया है, क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एंड पढ़ाई तो हमारी चली रही है, कल तक हम वो भी वाइंड अप कर देंगे सारे लेक्चर्स। उसके बाद हम जो भी टाइम बचेगा उसमें मॉक टेस्ट लगाएंगे, 4 5 6 जितने मॉक टेस्ट लगा सकेंगे उतने लगाएंगे फुल सिलेबस के। तो जो जो चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड आप लोगों का सिलेक्शन तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो आपका सिलेक्शन फाइनली हो सके। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जनरल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 10th लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। एंड हमने बायो में ह्यूमन बॉडी ऑफ डिसीजेज वाला ऑलरेडी जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, वो इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो एंड पढ़ सकते हो जिसने नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले फिजिक्स डिस्कस करेंगे एंड फिजिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। लाइट में हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो हमारे पास आ जाता है मिरर और लेंसेज का। मिरर और लेंसेज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ लाइट की बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करना चाहूँगी कि लाइट होती क्या है। हमें ये तो पता होना चाहिए, हम लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, मिरर इमेजेस पढ़ेंगे, पर क्या हमें ये पता है कि लाइट होता क्या है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे सन हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म एक रिसोर्स है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं दोपहर के टाइम पे। रात में तो सन का कोई रोल नहीं होता, रात में जो लाइट की एनर्जी, जो एनर्जी की फॉर्म है वो हमारा मून हो जाता है। तो ऐसी कोई सोर्स जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हो, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकें, जो हमें देखने में हेल्प कर रहा हो, उसको बोलते हैं लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो मैं आप लोगों के साथ, आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे, मैं ये नोट्स लिख नहीं पाऊंगी, आप लोग मेरे नोट्स पढ़ नहीं पाओगे अगर लाइट नहीं होगी। लाइट का रोल मेरी आईज में है, रिफ्लेक्शन में है, मेरा रिफ्रैक्शन में है। मैं ऑब्जेक्ट को देख पा रही हूँ, एक लाइट के द्वारा देख पा रही हूँ। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। एंड वो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, मेरा सन है, मेरा मून है, मेरा ट्यूबलाइट्स है, ये सारे मेरे फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे मैं देख सकती हूँ। अब सबसे पहले मेरे पास आ जाता है मिरर और लेंसेज। मिरर और लेंसेज में मेरा सबसे पहली चीज़ है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। अब आप पूछोगे दीदी कॉनकेव मिरर तो ठीक है, लेकिन कन्वर्जिंग मिरर कैसे होते हैं। कन्वर्जिंग मिरर होते हैं जब आपकी बहुत सारी रेज आके एक जगह जुड़ जाएं, एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ जाएं। ये रहा, जब आपके बहुत सारी लाइट रेज आके एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ जाएं तो उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्ज होना, नाम से समझो, कन्वर्ज होना। आई नो आपको ये कॉन्सेप्ट आते होंगे, आप लोगों ने सबने नीट दिया है, आप शॉर्ट लिस्ट हुए हो, आप सबके मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे। बट मेरा काम है आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, कि आपका जब पेपर में पूछा जाए तो आप लोग ब्लैंक ना हो। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत चीज़ें आती होती है, फिर भी हम ना वो छोटे सा कॉन्सेप्ट भी भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हमारा फंबल हो जाता है दिमाग। ठीक है।
तो बहुत सारी लाइट रेज जब एक जगह आके कन्वर्ज हो जाए, एक जगह आके मर्ज हो जाए, एक जगह आके जुड़ जाए, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और कनकेव मिरर आपका कैसा होता है? कन्वर्जिंग। आप लोग याद रख सकते हो कनकेव कन्वर, दो चीजों को थोड़ा 3-4 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। कनकेव कन्वर, कनकेव कन्वर। तो कनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। कहाँ कहाँ आपको आपका कनकेव मिरर देखने को मिलता है? आपकी शेविंग मिरर्स होते हैं ना, जो आप शेविंग करते हो तो उसमें मिरर लगा होता है, तो वो वाला डेंटिस्ट का मिरर हो गया, सोलर फर्नेसेस हो गए, कार की हेडलाइट्स हो गई। इन सब चीज़ों में आपको कौन सा मिरर देखने को मिलता है? आपको कनकेव मिरर होने देखने को मिलता है, जो कि किस चीज़ का टाइप है? जो कि आपका कन्वर्जिंग मिरर का टाइप है। कन्वर्जिंग मिरर कैसा होता है? जब बहुत सारी लाइट रेज एक जगह आके जुड़ जाती है और एक इमेज बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है। कनकेव कन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर। इसी का अपोजिट कर दो। जब मेरी लाइट रेज एक जगह आके जुड़ रही थी तो आपने बोला कन्वर्जिंग मिरर है, लेकिन जब मेरी उसी पॉइंट से सारी लाइट निकले तो उसे मैं बोलूंगी डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग एक जगह के जुड़ना एंड डाइवर्जिंग एक जगह से निकलना, ऐसे कन्वर्ज और ये मेरा हो गया डाइवर्ज। ठीक है। तो डाइवर्जिंग मिरर जब एक पॉइंट से जब आपकी सारी लाइट रेज निकल रही होती है तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर का टाइप है। एप्लीकेशन आपके रियर व्यू मिरर्स होते हैं ना व्हीकल्स में, जो आपके साइड के मिरर्स मिरर्स होते हैं, जहाँ पे आपको एक इमेज आके दिखती है, सारी पीछे तक की इमेज दिखती है ना, डाइवर्जिंग पीछे तक की इमेज दिखती है, तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वो कैसा आपका कन्वेक्स मिरर है, जिसकी इमेज कैसे बनेगी? इरेक्ट बनेगी, सीधी, डिमिनिश थोड़ी थोड़ी धुंधली बनेगी, एंड आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी विद अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। आप देख सकते हो ना, जो आपका साइड का मिरर होता है व्हीकल्स का, चाहे आपका स्कूटी हो, चाहे आपकी कार हो, कुछ भी हो, तो उसके साइड के मिरर में ना आपको पीछे तक के लोग दिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं वाइडर व्यू दिखता है, बड़ा व्यू दिखता है, पीछे तक के लोग आप देख सकते हो। तो वो वाला जो मिरर होता है वो आपका कौन सा होता है? आपका वो होता है कन्वेक्स मिरर। और वो किस टाइप का मिरर है? वो आपका एक डाइवर्जिंग टाइप का मिरर है। ठीक है। और दूसरा होता है आपका कनकेव मिरर, जो आपका एक कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है। अब हम आ जाते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे। हमने ये दोनों चीजें तो डिस्कस कर ली। नाउ व्हाट इज अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स? आप इसको रिप्रेजेंट करते हो इस सिंबल से, ऐसे एन टाइप बन जाता है ना, इससे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आपका फॉर्मूला टाइप होता है वो होता है सी अपॉन में वी। अब सी होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या? खाली जगह। ये जितना भी पार्ट है, जितना भी पोर्शन है, ये सब आपका एक वैक्यूम है। ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर आप देखते हो तो उसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हो ना, आप वी से रिप्रेजेंट करते हो, जिसे हम म्यू भी बोल देते हैं। वी से जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मीडियम में जब कोई लाइट हो तो वो आपकी इससे रिप्रेजेंट होती है। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो वो आपका क्या निकल के आ जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आपका स्पीड ऑफ लाइट आपका वैक्यूम में तो आपको पता है जो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ होती है। ठीक है। एंड इसकी आपको दे देगा मीडियम में, तो आप दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है। वैक्यूम खाली जगह हो गई, मीडियम जैसे मैं कुछ भी मीडियम ले लूँ, इसमें से जो मेरी लाइट ट्रैवल करेगी, इसमें तो वैसे कर नहीं सकती। जैसे कोई लाइट इसमें से ट्रैवल करी हल्की हल्की, तो उसको वो हमारे पास एक मीडियम हो गया कि इसमें से, इस मीडियम में से लाइट इधर से लाइट ट्रैवल कर सकती है, जैसे इधर से लाइट ट्रैवल करेगी तो वो क्या हो जाएगा? मेरा एक मीडियम इसको मैंने दे दिया और खाली जगह मेरा पूरा वैक्यूम हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका किसका होता है? तो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है डायमंड का, जिसकी वैल्यू होती है 2.42। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर लेंस पावर। अब क्या लेंस पावर क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का आपका रेसिप्रोकल, मतलब 1/में f जब आप करोगे तो आपके पास लेंस पावर आ जाएगी। आप बोलोगे फोकल लेंथ कुछ अलग नहीं होता है, एक लेंथ ही होती है, लंबाई ही होती है। लेंथ का जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/में लेंथ कर देते हो फोकल लेंथ, तो वो जो निकल के आता है वो आपका आ जाता है लेंस पावर। ठीक है। लेंस पावर को आप p से रिप्रेजेंट करते हो, एंड जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो आपकी होती है मीटर्स में। ठीक है। एसआई यूनिट इसकी होती है डायोप्टर, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेक्स लेंस जो कि आपका एक डाइवर्जिंग टाइप है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, किसकी? लेंस पावर की। एंड जो आपका कनकेव लेंस है, जो कि आपका कन्वर्जिंग मिरर है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास आती है नेगेटिव। ठीक है। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज याद करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफेक्ट ऑफ विजन
एंड एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। अब हमारे विजन मतलब हमारी आई के विजन में क्या क्या डिफेक्ट्स हमें आ जाते हैं। कई बच्चे बोल रहे थे ना, मुझसे पूछ भी रहे थे कि मेडिकल एग्जामिनेशन में दीदी मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो वही हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो आंखों के मिरर होते हैं, आंखों के मेरे विजन होते हैं, आंखों का मेरा लेंस होता है, और एटमॉस्फेयर में मुझे कैसे जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं लाइट के थ्रू, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी आईज वाला देखते हैं, मायोपिया, जिसे हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस, कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पास से तो देख सकती हूँ, लेकिन जो दूर तक बैठे हुए बच्चे होंगे ना क्लास में, मैं उन्हें नहीं देख सकती। तो मुझे है मायोपिया, नियर साइटेडनेस। मतलब मैं पास के लोगों को तो देख लेती हूँ, लेकिन जो दूर के लोग हैं ना, उन्हें मैं नहीं देख सकती। ठीक है, ये मेरा किससे करेक्ट किया जा सकता है? अगर मैं अपनी आंखों में कनकेव लेंस लगा लूं, कनकेव मतलब कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस लगा लूं, तो मैं आप लोगों को दूर वाले बच्चे जितने बैठे हैं उन्हें भी देख पाऊंगी। मतलब कन्वर्जिंग कैसे कि जितने भी दूर से रेज आ रही हैं वो मेरी आंखों में आ जाके एक पॉइंट पे रुक जाएंगी, एंड उस पॉइंट के थ्रू मैं दूर तक की रेज देख सकती हूँ, मतलब दूर तक के लोगों को देख सकती हूँ। तो उसे बोला जाएगा आपका कनकेव लेंस से मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है मायोपिया आपका होता है नियर साइटेडनेस, पास के ऑब्जेक्ट को देख सकते हो एंड उसको करेक्ट कर सकते हो कनकेव लेंस के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपके पास हाइपरमेट्रोपिया, जिसे बोलते हैं फार साइटेडनेस, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। मतलब मैं पास के, और इसका ही अपोजिट हो गया, मैं पास के लोगों को नहीं देख सकती पर मैं दूर के लोगों को देख सकती हूँ। ऐसे इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसको मैं कन्वेक्स लेंस से ठीक कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है प्रेसबायोपिया, एज रिलेटेड विजन लॉस। एज रिलेटेड विजन लॉस मतलब मेरी एज हो गई 50+, 60+, और उसके बाद मुझे दिखना बंद हो गया है, मैं नहीं देख सकती, धुंधला दिखता है, इतना नहीं दिखता कि मैं किसी चीज़ को करेक्टली एग्जामिन कर पाऊँ। तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है मेरी प्रेसबायोपिया की, जो कि आपका एज रिलेटेड इशू है, और ये आपका बाईफोकल लेंस से करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है मेरे पास एस्टिग्मेटिज्म, मतलब कैन नॉट फोकस हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टुगेदर करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल सेल्स। क्या होता है आपका ये एस्टिग्मेटिज्म? कि मैं चाहे मेरी कोई वर्टिकल चीज हो और चाहे मेरी कोई हॉरिजॉन्टल चीज हो, चाहे मेरी कोई वर्टिकल चीज हो। अब मेरी क्या है, मेरी ये चीज ठीक है, मैं दोनों चीजों को ना एक साथ एग्जामिन कर पा रही हूँ, एक साथ देख पा रही हूँ। लेकिन अगर कोई इन दोनों को एक साथ एग्जामिन नहीं कर पा रहा, तो उसको कौन सी कंडीशन है? उसको है आपका एस्टिग्मेटिज्म। और ये आपका किससे करेक्ट होगा? ये आपका सिलेंड्रिकल लेंस से करेक्ट हो जाता है। आपकी आईज में जब वो लोग, जो हमारे आईज वाले डॉक्टर्स होते हैं, जब वो डालेंगे आपकी आईज में सिलेंड्रिकल लेंस, तो आप लोगों का ये वाला कंडीशन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। रेड लाइट की आपको लोगों को पता है, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो रेड लाइट की होती है। स्कैटर द लीस्ट, सबसे कम फैलेगी। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा, वो सबसे कम फैलती है, ये आप लोगों को पता भी होगा, एंड जिसको नहीं पता वो सुन लो। जिसकी वेवलेंथ जब से सबसे ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे कम फैलेगी, सबसे कम डाइवर्ज करेगी। ठीक है, यूज इन डेंजर सिग्नल में हम लोग देखते हैं। ब्लू लाइट स्कैटर्स द मोस्ट, ब्लू लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर करती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जैसे आपका ब्लू स्काई कलर, पूरे आप लोग जब अपना आसमान देखते हो तो पूरा नीला नीला दिखता है, क्योंकि आपकी जो ब्लू लाइट है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। एंड जब आप अपने सिग्नल्स में देखोगे तो रेड लाइट सबसे कम स्कैटर करती है, इसलिए हमारा फोकस सीधा रेड लाइट पे चला जाता है जब हमें कोई डेंजर सिग्नल दिखता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है एंड ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्कैटर करती है। अपोजिट कर दो, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो स्कैटर करेगा सबसे कम, एंड जिसकी वेवलेंथ कम वो स्कैटर करेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आपको याद रखना है वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की है, स्कैटर सबसे कम करती है। वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, ब्लू की है, स्कैटर सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, नाउ वी हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे आपसे क्या क्या पूछा जाता है। हमें पता है ओम्स लॉ होता है हमारा, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है, जो कि आपका होता है V इक्वल टू आई आर। वी आपकी इसमें वो हो जाती है वोल्टेज, आई आपका हो जाता है करंट वाला, एंड आर आपका हो जाता है रेजिस्टेंस। V इक्वल टू आई आर आपका हो जाता है ओम्स लॉ। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट कौन सी करती है, रो एल बाय ए। जब आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है रो एल बाय ए होता है,
तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद लेंथ, क्योंकि रेजिस्टेंस का है आप लोगों को डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है लेंथ के साथ, तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एंड डिक्रीजेज विद एरिया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। एंड टेम्परेचर, नॉट ऑन लेंथ एंड थिकनेस। तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किस पे डिपेंड करती है, ये आपके मटेरियल किस मटेरियल से बनी है उस पर डिपेंड करेगी, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। लेंथ पे और थिकनेस पे आपकी डिपेंड नहीं करती कौन सा हमारा रो। ऐसा यूनिट इसका ये हो जाता है ओम डॉट मीटर, एंड ओम मीटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट करंट के कौन कौन से होते हैं, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ हमारा होता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। हीटिंग एलिमेंट जैसे हमारा आयरन हो गया या फिर हीटर हो गया, यूज निक्रोम, निक्रोम का यूज करते हैं हम लोग, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप विद टिन एंड लिड अलॉय। अलॉय हमें पता है मिक्सचर होता है, एंड जो आपका ये होते हैं क्या बोलते हैं बल्ब, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं बल्ब्स वगैरह हो गए, वो आपके टिन और लेड से बने होते हैं, अलॉय से बने होते हैं, इन दोनों के मिक्सचर से बने होते हैं, टिन और लेड के अलॉय से, और उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। सॉरी इलेक्ट्रिक फ्यूज, हाँ जो फ्यूज लगाते हैं हम लोग। नाउ क्योंकि वो मेल्ट नहीं होते जल्दी से, आपने देखा होगा कई बार आग भी लग जाती है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जल्दी से मेल्ट नहीं होते, क्योंकि जो उनका मटेरियल होता है वो टिन और एलॉय के मिक्सचर से बना होता है। ठीक है, एलॉय से। मैग्नेटिक रूल्स, आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर। आप लोगों को पता है फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, जो हमारा लेफ्ट हैंड से हम लोग बनाते हैं, जो ऐसे करके कुछ हम बनाते थे ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बनाते थे हम लोग, जो ये वाला हमारा कुछ बनता था। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा। यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अपनी देखता है और इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। आप लोगों को इतना ही याद करने का जरूरत है, बेसिक बेसिक ही पूछा जाएगा, ज्यादा एडवांस में वो लोग नहीं पूछेंगे, बट हाँ ये सब पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन आए तो हम लोग गलत ना करें। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यही वाला हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम यूज कर लेते हैं। तो यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज होता है और इंड्यूस्ड करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल चलता है और इलेक्ट्रिक जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मोशन, ग्रेविटी, वर्क, एनर्जी एंड साउंड से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, एंड आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारी जो इक्वेशन है आपकी, ठीक है, 1D में 2D में, ये सारी इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, उससे क्वेश्चन आ सकता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नाउ हम लोगों को पता है जो आपकी जी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी मैक्सिमम पोल पे, एंड मिनिमम जो होती है वो आपकी इक्वेटर्स पे होती है। ये वाले आपके पोल हो गए, तो जी की वैल्यू आपकी पोल्स पे सबसे ज़्यादा रहेगी और इक्वेटर पे आपकी मिनिमम रहेगी। ये ईस्ट और वेस्ट जो इक्वेटर्स पे आ जाते हैं उस पर मिनिमम रहती है, और ज़ीरो रहती है सेंटर ऑफ अर्थ पे, जो अर्थ का सेंटर है उस पर क्या रहती है, ज़ीरो रहती है। मून का वेट 1/6 वेट ऑन अर्थ, मास रिमेन कांस्टेंट, मास रिमेन आपको पता है जो मास होता है अर्थ का वो कांस्टेंट रहेगा, तो 1/6 इंटू में मास ऑफ अर्थ जब आप डाल दोगे, वेट ऑफ अर्थ जब आप डालोगे तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी वेट ऑफ मून पे, जैसे मेरा मेरा अर्थ पे जो मास है एंड वेट है, जो मेरा अर्थ पे वेट है, एंड डिवाइड कर दूंगी, जो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/6 से, जो वैल्यू निकल के आएगी वो ही मेरा क्या होगा, वेट होगा मेरा मून पे। अगर मैं मून पे चली गई तो मेरा वेट उतना हो जाएगा। नाउ वर्क एनर्जी, पावर से काइनेटिक एनर्जी की हमें वैल्यू पता है, हाफ इक्वल टू mv स्क्वायर, हाफ इंटू में mv स्क्वायर हो जाती है हमारी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, mgh हो जाती है। पावर की हमें पता है W/T, वर्क अपॉन में टाइम, ऐसा यूनिट वॉट हो जाती है। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट हो जाती है, एंड 1 कमर्शियल यूनिट किलो वॉट आर में हम 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स इसकी वैल्यू हो जाती है। ये सब तो तुम्हें याद होगा यार, बेसिक है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आती है तुम्हारी साउंड वेव। साउंड वेव में तुम वेव की इक्वेशन लगाते हो जो कि तुम्हारी हो जाती है V इक्वल टू एफ इंटू में लैम्डा, जो तुम्हारी हो जाती है वेव लेंथ। ठीक है, V इक्वल टू म्यू म्यू इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू में तुम्हारी वेव लेंथ हो जाती है लैम्डा। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी स्पीड हो जाती है वाली इंटू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में तुम्हारी वेवलेंथ। ऑडिबल रेंज तुम्हारी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है साउंड वेव की। अल्ट्रासाउंड की जो होती है वो 20 किलो, जो तुम्हारी किलो हर्ट्ज से
तुम्हारी ज़्यादा होती है, यूज्ड इन ईसीजी में, सोनर में, यूएसजी एब्डोमेन में, जो भी यहाँ पे यूज़ होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ होती है, जिसकी जो वो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ, जिसकी जो स्पीड होती है वो किलो हर्ट्ज में मेजर की जाती है, जो कि तुम्हारी रेंज होती है उसकी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होती है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको, जो साउंड प्रोडक्शन होता है इको होती है, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है, 17.2 मीटर होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने फिजिक्स में जितने पोर्शन है तुम्हारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने एक जगह कंसाइज कर दिया, तुम लोग देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारी केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में तुम्हारी क्या क्या चीजें आ सकती है, सबसे पहले तो एसिड बेस, सॉल्ट और केमिकल फॉर्मूलाज। हमें पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला होता है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड ये कहाँ का यूज होता है, एंटासिड फायर एक्सटिंग्विशर में तुम्हारा ये यूज होता है। उसके बाद आता है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, जो कि तुम्हारा वॉशिंग सोडा का क्या है, केमिकल नेम है। एंड Na2CO3.10H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है, जो कि तुम्हारा ग्लास में और सोप इंडस्ट्री में यूज होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, एंड वाटर डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। इसके बाद तुम्हारा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जो कि तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, POP, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O, एंड ये फ्रैक्चर में, प्लास्टर्स में, इन सब में यूज होता है। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जो कि तुम्हारा जिप्सम होता है, CaSO4.2H2O, एंड ये रॉ मटेरियल POP में यूज होता है जिप्सम तुम्हारा। नेक्स्ट नेचुरल एसिड और पीएच। विनेगर का तुम्हें पता है एसिडिक एसिड बोला जाता है, कर्ड में तुम्हारा लैक्टिक एसिड होता है, लेमन ऑरेंज में तुम्हारा खट्टापन होता है तो सिट्रिक एसिड हो जाता है, टैमरिंड में तुम्हारा टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड होता है, एंड या फिर नेटल स्टिंग में तुम्हारा मेथनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड जिसे बोलते हैं, जो कि न्यूट्रलाइज हो जाता है तुम्हारा बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा से तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास मेटल और नॉन मेटल और तुम्हारे एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। जैसे तुम्हारे पास आया मरकरी, ओनली मेटल रिक्वायर्ड एट द रूम टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेटल है जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे रिक्वायर होता है, वो है तुम्हारा मर्क्यूरी, जिसे तुम रिप्रेजेंट करते हो Hg से। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे रिक्वायर होता है। एंड गैलियम एंड सीजियम तुम्हारा मेटल विद लो मेल्टिंग पॉइंट, जो कि पाम पे ही मेल्ट हो जाएंगे तुम्हारे गैलियम और सीजियम। आयोडीन नॉन मेटल है, जो कि क्या होता है, लस्ट्रस होता है, थोड़ा शाइनी शाइनी होता है। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ग्रेफाइट नॉन मेटल, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, जिसे हम नाइफ से कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं केरोसिन ऑयल में। एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, जैसे तुम्हारा Al2O3 और तुम्हारा ZnO। थर्माइट रिएक्शन, तुमने Fe2O3 को जब दो एल्यूमिनियम के साथ ज्वाइन किया, रिएक्ट करवाया, तो जो वो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2 Fe 2 आयरन, Al2O3, एंड तुम्हारा क्या बनेगा, हीट रिलीज हो जाएगी, जो कि तुम्हारी रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज होते हैं। नाउ नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड्स और उनकी पीरियोडिक टेबल से प्रॉपर्टीज। कैटिनेशन, जो तुम्हारी लॉन्ग चैन लिंक की प्रॉपर्टी होती है, चेन बनती जाती है, कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल में OH लगता है, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में तुम्हारा COO, और कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हारा COOH यूज होता है। स्पोनिफिकेशन में तुम्हारे फैट और ऑयल्स को जब तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो तो तुम्हारे सोप और ग्लिसरॉल बन जाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तुम्हारी हेनरीज मॉसले ने क्रिएट करी थी, और प्रॉपर्टी डिपेंड होती है एटॉमिक नंबर पे। पहले की जो प्रॉपर्टी होती थी पीरियोडिक टेबल में, वो तुम्हारी एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाई जाती थी, लेकिन जो अब यूज होती है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारी, वो किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाई गई है। पीरियोडिक ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाओगे इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रक्चर 18 वर्टिकल ग्रुप है हमारे पास, और 7 हॉरिजॉन्टल क्या है, पीरियड्स हैं। ये तो तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितना तुमसे पूछा जा सकता है बेसिक है ये सारा, एंड आई नो तुम लोगों को ये सब तो आता ही होगा यार, नीट वाले हमें तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आती हैं। मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है कि अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन अटके तो इन नोट्स को तुम रिवाइज कर लेना 1-2 बार जाने से पहले, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हमने हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में जितना हम पोर्शन कंप्लीट कर सकते थे उतना कर लिया। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक लेंस है जिसकी पावर दे रखी है -2.0 डायोप्टर, बट इज इट्स फोकल लेंथ एंड नेचर। हमें पता है जो हम लोग लेंस पावर का फॉर्मूला लगाते हैं 1/f करते हैं फोकल लेंथ को, तो जब मैं 1/में -2.0
डायोप्टर करूंगी तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो y के मेरे पास -0.5। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये वाले दोनों ऑप्शन तो नहीं है, या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन ई होगा। अब बोला है नेचर क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था अगर तुम्हारे पास नेगेटिव पावर आएगी ना तो तुम लोग कनकेव मार्क करोगे, तो कनकेव के हिसाब से जो तुम्हारा आंसर निकल के आएगा वो तुम्हारा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा है तुम्हारे पास NaSCO3, रिएक्ट करवाया इसको डाइल्यूट HCl के साथ, तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो मेरी होगी CO2 इवॉल्व होगी और ये मेरे लाइम वाटर को क्या कर देगी, मिल्की में बदल देगी। मेरा जो लाइम वाटर है उसको क्या कर देगी, मिल्की में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, ठीक है, लेंथ को मैंने 12 कर दिया और मैंने एरिया को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। इट्स रेजिस्टेंस बिकम, रेजिस्टेंस का तुम्हें फॉर्मूला पता है, L/A कर दोगे तुम, रो L/A होता है, तो रो का तो हमें कुछ हो नहीं है, तो L/A कर दोगे। तो जब मेरा L/A करोगे मतलब मैंने 2L बाय मतलब रेजिस्टेंस तुम्हें पता है डायरेक्ट होता है तुम्हारी लेंथ के साथ, तो डबल हो जाएगी। तो इसका आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा क्वेश्चन 3 का बी, डबल हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। नाउ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन साउंड सोर्स एंड रिफ्लेक्टर टू हियर अ क्लियर एको, मैंने तुम्हें बताया था इसका जो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास बी 17.2, ये तो नोट्स के अंदर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट विच एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हारे इंजेक्ट कर दिया तुमने नेटल में, स्टिंग हेयर ऑफ द नेटल, ठीक है। तो बर्निंग पेन कौन सा निकलेगा, तो तुम्हारे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू इट, कौन सा पार्ट है ह्यूमन आई का जो लाइट का एंटरिंग कंट्रोल करता है कि लाइट कितनी एंटर होगी कितनी नहीं होगी, तो वो तुम्हारा कौन सा आ जाता है, इरिस तुम्हारा कंट्रोल करेगा। विच वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आर इन जूल्स, ये भी हमने नोट्स में डिस्कस किया था। इसका जो आंसर आएगा किलोवाट आर जूल्स में होती है, और 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाती है तुम्हारी बी वाली। What happens to the value of the acceleration due to gravity at the center of the earth? Center of the earth पे मैंने तुम्हें बताया था 0 हो जाएगी, तो becomes 0. Now next question. Ultrasound waves used in the metal diagnostic like electrocardiography and UCG have the frequency. अल्ट्रासाउंड जो कि तुम्हारे ECG में और UCG में यूज होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो बहुत ही इजी है, तुम्हें पता ही है इसका। केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का क्या होता है तुम्हारा, इसका हो जाएगा CaSO4.2H2। विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, लेकिन नॉन मेटल कौन सा होता है, तो वो तुम्हारा हो जाता है ब्रोमीन। विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब मैं आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूंगी तो मेरे पास कौन सा रिएक्शन आएगा, तो मेरे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो उसको डिस्प्लेस कर देगी, क्योंकि वो हाइड्रोजन वाले जो चार्ट टेबल में तुम देखोगे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, किसकी, तुम्हारी आयरन की विद कंपेरिजन टू योर कॉपर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बोथ एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास 14th क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुम्हारी किस पे बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। एंड द स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड आर, स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो तुम्हारा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब तुम रिएक्शन करवाते हो तो बनता है, और उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा स्वीट स्मेल होती है, तो वो तुम्हारी ईस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चंस भी, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, हमने थ्योरी भी डिस्कस कर ली है, हमने 15 क्वेश्चन करे हैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम लोगों को कुछ नहीं करना, बस इन नोट्स को फॉलो कर लेना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना एंड यू आर डन एंड डस्टेड। अगर तुम्हारी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वैसे भी नहीं गलत होना चाहिए, हम PCB वाले हैं तो हमें गलत तो करना ही नहीं है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अब नेक्स्ट सेशन भी आज ही आएगा जिसमें हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे।